कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी भाई लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 15, आज धारा विद्युत का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट नंबर बेटा अपन कैपेसिटर स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा? कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्ट करूंगा कहानी। तैयार हो? एकदम झमाझम चकाचक। चलिए आइए। तो बेटा आज अपन डिस्कशन करेंगे मीटर सेतु का विभव मापी का। मीटर सेतु और विभव मापी का अपन स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं कहानी है, ये कुछ नहीं कहानी है, मैं समझा रहा आपको ये सीन क्या है, मीटर सेतु क्या होता है। चलिए, मीटर सेतु। तो बेटा मीटर सेतु बेसिकली क्या होता है ना, अपन इसका उपयोग करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है ना मीटर सेतु, मीटर, अरे भैया तुम्हें मीटर लिखना नहीं आया, इतने बड़े हो गए हो, देख कर देखो पगले। मीटर सेतु, जिसको अंग्रेजों की भाषा में अपन कहते हैं बेटा मीटर ब्रिज। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पास दो प्रतिरोध होते हैं, इसमें से एक प्रतिरोध ज्ञात होता है और दूसरा अज्ञात होता है। बेटा सचिन कुमार, तुमको बेटा अपने घर वालों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, घर वालों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले विदेश से हो, बट यहाँ क्या देने की जरूरत है, किसी भी देश से हो सकते हैं तुम्हारे घर वाले। सचिन समझ रहे हो सकता है तुम्हारे पापा विदेश गए हो, वहां शादी करके आ गए हो, है ना। जैसे अपनी सोनिया जी भी तो इटली की है, तो यहाँ क्यों बता रहे हो, यहाँ परिचय देने की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना, बेवकूफी मत करो। एक होता है आर नोन, मतलब ज्ञात प्रतिरोध, जैसा होता है बेटा ज्ञात प्रतिरोध, और एक होता है बेटा अननोन, अज्ञात प्रतिरोध। एक क्या होता है बेटा, अज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक है, और एक हम तार लेते हैं, उस तार की लंबाई होती है 1 मीटर। उस तार की लंबाई कितनी होती है बेटा, 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर सेतु। मीटर कहां से नाम उठाया गया है कि जो तार हम लेते हैं इसमें 1 मीटर का लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में, सवालों में तो कितना भी ले सकते हैं, सवाल तो सवाल हो वैसे है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में इसका अपन वैल्यू कितना लेते हैं बेटा, 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है बेटा मीटर सेतु। ठीक है, अब यहां पर बेटा अपन क्या करते हैं, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और यहां पर एक जॉकी होती है ना, जे पॉइंटर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉकी। और ये कपड़ों का ब्रांड नहीं है बेटा, ठीक है, जॉकी पॉइंटर, है ना, बरोबर। तो देखो अपन क्या करते हैं, इस जॉकी को ध्यान से देखना, यहाँ पर बैटरी लगा लेते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इस जॉकी को अलग अलग जगह टच कराते हैं। जैसे हमने यहाँ टच कराया, मान लीजिए जॉकी में धारा बह रही है, ठीक है, फिर हमने इसको इधर टच कराया तो भी धारा बह रही है। इस गैल्वेनोमीटर में अभी भी धारा बह रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा का पता लगाता है, छोटी धारा का मापन करता है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए इसको यहाँ पर टच कराया, इस जगह टच कराया, और इस जगह टच कराते ही हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है। गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, तो इस पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं, क्या मान लेते हैं, एन, और एन को बोलते हैं अपन नल पॉइंट। नल पॉइंट, है ना, मातृभाषा में इसको कहते हैं शून्य विक्षेपण बिंदु। शून्य विक्षेपण बिंदु। ठीक है, इस पॉइंट का अपन नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं एन। एन नल पॉइंट है। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हम इस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को टच कराएं तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहती है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 4 प्रतिरोध देखें, कि ये वाला प्रतिरोध और इस तार का प्रतिरोध, तार है भैया तो प्रतिरोध तो होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, ये तीनों प्रतिरोध कैसे हो गए भाई, बराबर हो गए। ठीक है, तो अब ये अपना सर्किट कैसे बन जाएगा कि अगर इसमें कोई धारा नहीं है, हम कहेंगे यदि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यह परिपथ एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, WSB होगा। यह परिपथ क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ओके मास्टर। तो दोस्तों अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम लिखेंगे आर नोन अपॉन आर किस भाग का, RAN भाग का, इज इक्वल टू आर अननोन अपॉन आर किस भाग का, NB भाग का। ठीक है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीसरा इस भाग का प्रतिरोध, चौथा इस भाग का प्रतिरोध। अब मान लीजिए जो नल पॉइंट है, शून्य विक्षेपण बिंदु, ये x दूरी पर है। कितना दूरी पर, x दूरी पर, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100 - x सेंटीमीटर में, 100 - x सेंटीमीटर में। ठीक है, ये x को हमने किस में लिया हुआ बेटा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तार AB की लंबाई होती है, तार AB बराबर हो वैसे 1 मीटर, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये वाली लंबाई है x, तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 - x। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना 1 इकाई लंबाई का प्रतिरोध है ना, माना 1 इकाई लंबाई के तार का प्रतिरोध बराबर कितना है, लैम्डा। 1 इकाई लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है भाई साहब, लैम्डा है। तो अब अपन इसको लिखेंगे आर नोन अपॉन लैम्डा इनटू 1 इकाई लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है भैया, लैम्डा। 1 इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, लैम्डा। तो x इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना हो गया, लैम्डा इंटू x। लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू आर अननोन। तो 1 इकाई लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना हो वैसे, लैम्डा हो वैसे, कितना हो वैसे, लैम्डा, और ये कितना हो गया 100 - x। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 100 - x है। तो लैम्डा से लैम्डा उड़ी बाबा, है ना, लैम्डा का कोई रोल नहीं है, लैम्डा का। तो अगर यहां से हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आर अननोन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 - x डिवाइडेड बाय x इनटू आर नोन। आर के का मतलब नोन। ये रिजल्ट आ गया, बस इतना सा कहानी होता है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज सिंपल, मीटर ब्रिज खत्म।
समझ गए? अब देखो ये कहानी मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़ देता हूं। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, अच्छी बात है। इसका उपयोग तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। एसी 1 मीटर का लंबा समरूप तार है, ए से लेकर सी तक, ये पॉइंट से ए और ये पॉइंट से सी, उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर लंबा समरूप तार है। आरबी जिसे अपन क्या कहते हैं? आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। आरबी मतलब इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स ज्ञात प्रतिरोध है तथा एस अज्ञात प्रतिरोध है। एक सेल 1 मीटर के तार के सिरों पर लगाया जाता है। यहां पर एक सेल लगा दी, क्या लगा दी बेटा? सेल लगा दी। और गैल्वेनोमीटर को जॉकी और डी के मध्य जोड़ दिया था। गैल्वेनोमीटर यहां पर कोई पॉइंट है डी और यहां जोड़ दिया है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जॉकी को ए से सी तक स्पर्श कराते हैं और संतुलन की स्थिति ज्ञात करते हैं। संतुलन की स्थिति मतलब वो बिंदु जहां पर जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा न बहे, ठीक है। माना कि संतुलन बिंदु इन्होंने बी पर मान लिया है। कहां पर मान लिया है? बी पर, ठीक है। तो इसमें ज्ञात प्रतिरोध, इसमें अज्ञात प्रतिरोध, ये लंबाई इन्होंने एल मानी है तो 100 माइनस एल हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध जो कि ज्ञात होता है अपॉन एल इज इक्वल टू एस। इधर का प्रतिरोध कितना? एस, और इधर कितना आ गया? 100 माइनस एल, ठीक है। वैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने सब कुछ बेटा प्रॉपर अपने खुद के पर्सनल हाथों से बना के समझाया है, तो इस चीज को याद रखना। हम इसी स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बोर्ड में 1 नंबर का कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि बात आपको एकदम घनघोर तरीके से क्लियर होगी। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, हो जाए बेटा। शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। थम्स अप थम्स डाउन, खेल जाओ। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, आपको शर्माना नहीं है। मीटर सेतु का सवाल ढूंढने से मिल जावे, नहीं है। चलो अपन देख लेता है। मीटर सेतु बहुत आसान होता है, इससे आसान तो इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है भाईजान, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है मीटर सेतु से आसान, ठीक है। मीटर सेतु का प्रयोग दिखाई गई व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप की स्थिति के संगत एसी का मान कितना है? एक्स। यदि तार एबी की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका मान क्या होगा? एसी का, ये अपना नल पॉइंट है बेटा, ये क्या है? नल पॉइंट है ना, सी पॉइंट नल पॉइंट है, सी कह दो, एन कह दो, व्हाटएवर। तो बेटा संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? R1 अपॉन ये नीचे वाली लंबाई, R1 अपॉन, देखो लैम्डा तो कट जाता है भैया, लैम्डा से लैम्डा वही बाबा है ना, ये लैम्डा से लैम्डा कट जाता है, R अपॉन x, यहां भी R अपॉन 100 माइनस x बचा, जहां x संतुलन बिंदु की लंबाई है। तो इस केस में अपन क्या लिखेंगे? R1 अपॉन x, और यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? R2 अपॉन 100 माइनस x, 100 माइनस x, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि तार AB की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी? संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी? तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो R इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? रो एल बाय ए, रो एल बाय ए एरिया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम त्रिज्या दुगनी करेंगे तो इस भाग की भी त्रिज्या दुगनी हो जाएगी, इस भाग की भी त्रिज्या दुगनी हो जाएगी, तो ये कट जाएगा। क्या होगा बेटा? कट जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखना चाहें आर एसी भाग का, तो आर एसी भाग का कितना होगा? रो लंबाई कितनी है? एक्स अपॉन पाई इंटू 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। पहले प्रतिरोध कितना है? आर एसी भाग का प्रतिरोध हमने मान लिया। अब हम लिखना चाहें आर सी बी भाग का, सी बी भाग का, तो रो इंटू 100 माइनस एक्स, रो इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो जब त्रिज्या दुगनी करने के बाद, है ना, बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्या होता है बेटा? यहां पर कि संतुलन बिंदु की दूरी कितनी? x है, तो प्रतिरोध किसका? एसी भाग का, आर एसी भाग का, यहां आर कौन से भाग का? सीबी भाग का। तो R1 अपॉन आर एसी भाग का कितना हो गया? रो एक्स डिवाइडेड बाय, इसका वर्ग करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे R2 और आर सीबी भाग का लिखेंगे तो रो इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कट जाना भैया, ये कट गया, ये कट गया, रो से रो उड़ी बाबा, रो से ये उड़ी बाबा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? R1 अपॉन x इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो बेटा प्रतिरोध यही रहेगा और पहले भी वही था, x में कोई चेंज नहीं आएगा। हम इनिशियल सिचुएशन में लिखें, इनिशियल सिचुएशन में कितना हो जाएगा? R1 अपॉन x और ये हो गया R2 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो x में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, x का मान x ही रहेगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 4x नहीं भैया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर हम इसकी त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं तो इसकी भी त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी त्रिज्या आधी करेंगे, इसकी भी आधी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी त्रिज्या 50 गुना कर दो तो इसकी भी 50 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो वो कर जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रो का सूत्र हो, वैसे ये रो का सूत्र होता है भैया। तो ये हमने आर एसी भाग का लिखा, ये आर बीसी भाग का लिखा, तो व्हीटस्टोन नहीं था R1 अपॉन ये वाला प्रतिरोध, R2 अपॉन ये वाला प्रतिरोध, ओके। सर वॉइस आवाज में क्या दिक्कत है भैया? सर जी विनोद अमीर हो गया है, चुनाव जीत गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा विभव मापी का, विभव मापी का। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट याद रहेगा। आवाज में कोई समस्या है? अगर कोई आवाज में समस्या है तो कमेंट में 0 लिखो, अगर आवाज क्लियर है, सब कुछ चकाचक है तो कमेंट में 1 लिखना जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स। विभव मापी, तो विभव मापी का उपयोग अपन किस लिए करते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये मेंस में नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक मेंस में नहीं है, मेंस में नहीं है, लेकिन शायद पिछले साल सवाल पूछ लिया था। मेंस में नहीं है लेकिन पगलों ने सवाल पूछ लिया था पिछले साल, है ना। सिर्फ एडवांस में है, प्रोबेबली बोर्ड में भी होगा। तो किसी भी एक चीज में अपन को तो पढ़ना ही है। तो भैया आवाज कट रही है भाई, एक बार आवाज देखना, शायद फट रही है। पोटेंशियोमीटर, इसका उपयोग, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसकी यूजेज,
इसका उपयोग क्या होता है? तो बेटा इसका पहला उपयोग होता है किसी अज्ञात शेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भागबल ज्ञात करने में। ओके मास्टर। दूसरा उपयोग होता है बेटा दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना करने में, और का उपयोग होता है मास्टर इसका, चौथा उपयोग होता है शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। इसके तीन उपयोग हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा मेन चीज क्या है कि इसमें दो परिपथ होते हैं। विभवमापी में कितने परिपथ होते हैं? दो परिपथ, एक होता है प्राथमिक परिपथ, दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ, ठीक है। प्राथमिक परिपथ को बेटा अपन ज्ञात परिपथ भी कह देते हैं, ज्ञात परिपथ। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राथमिक परिपथ में जो राशियां होती हैं वो हमें ज्ञात होती हैं, हमको पता होता है, और द्वितीयक परिपथ में हम वो राशियां लगाते हैं, वो राशियां होती हैं जो कि अज्ञात होती हैं। क्या होती हैं बेटा? अज्ञात होती हैं। तो इसका सर्किट मैं अपने खुद के इन्हीं पर्सनल हाथों से बनाऊंगा, आप समझना। ये देखो कितना आसान होता है प्राथमिक सर्किट। ये सेल, इसका ईएमएफ हम मान लेता है कितना, E0, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध R, और यहाँ पर एक हम कभी देखो ऐसा तीर बना हो ना प्रतिरोध पर, तो इससे परेशान मत होना, डोंट बी अफ्रेड, इससे परेशान मत होना, ठीक है। इसका मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध। अरे परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? ऐसा प्रतिरोध जिसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे सवाल में तो फिक्स दिया होता है कि इतना है, सवाल में फिक्स दिया होता है कि प्रतिरोध इतना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं ना, ईद वाला जो प्रतिरोध होता है हम अपने मन से एडजस्ट कर लेते हैं। हमने पहले 20 ओम ले लिया, हमने कहा ना मजा आ रहा है, 20 ओम में मजा आ रहा है, इसको 40 करो, 40 पर किसी ने कहता 40 में भी मजा नहीं आ रहा, 40 में हमने कहा 140 कर लो, तो हम इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। और ठीक है हो गया। और उसके बाद होता है बेटा पोटेंशियोमीटर का तार। पोटेंशियोमीटर का तार बहुत लंबा होता है, और हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर का तार जितना ज्यादा लंबा उतना अच्छी बात है। पोटेंशियोमीटर का तार जितना ज्यादा लंबा होता है, सुग्राहिता उतनी ज्यादा होती है, मतलब उतना अच्छा मापन हो जाता है, कम से कम राशि का मापन हो जाता है। फिर क्या होता है बेटा इस प्राथमिक परिपथ में? तो हमने कहा एक तार होता है जिसे अपन विभवमापी का तार कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवमापी का तार, ठीक है। तो यो है सफेद वाला विभवमापी का तार, इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। ये तार, इस पॉइंट को हमने बोल दिया A, इस पॉइंट को बोल दिया बेटा B। तार की लंबाई कितनी? L। लेंथ ऑफ दिस वायर इज L। इस तार की लंबाई कितनी ले लेते हैं भैया? L ले लेते हैं, L ले लेते हैं। फिर नीचे लगाते हैं द्वितीयक परिपथ, मतलब वो सेल लगा देते हैं जिसका हमें ईएमएफ ज्ञात करना है, या वो परिपथ लगा देते हैं ना, जो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो ये ऊपर वाला परिपथ कहलाता है बेटा ज्ञात परिपथ, ठीक है। ऊपर वाला परिपथ ज्ञात परिपथ। तो देखो सबसे मेन चीज बेटा विभवमापी का सवाल जब भी आपको मिले इस दुनिया में, इस दुनिया जहान में, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले मतलब हमें विभव प्रवणता निकालनी होती है। मेन पॉइंट है कि हमें विभव मापी के तार की विभव प्रवणता निकालनी होती है। विभव प्रवणता ज्ञात करनी होती है। सर विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता क्या होता है? तो हम कहें अब विभव प्रवणता लिख लेते हैं। विभव प्रवणता बेसिकली क्या होता है? विभव प्रवणता है ना। अब ऐसा लिखा जाए जैसा भी विभव प्रवणता। दुष्ट पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं भाईजान? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मर्द हो गए सर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेसिकली ये क्या होता है? एक इकाई लंबाई का विभव, एक इकाई लंबाई का विभवांतर, एक इकाई लंबाई का विभवांतर, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको हम कैसा परिभाषित कर देते हैं? विभव प्रवणता को किससे प्रदर्शित करना चाहते हो? चलो हम विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित कर देते हैं। तो विभव प्रवणता है ना, विभव प्रवणता विप्रा इज इक्वल टू है ना, कैसे प्रदर्शित कर देता हूं मैं, है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों से किया जाता है, हमको क्या अच्छा लग रहा है तो हम लिख लेते हैं विभवांतर बटे लंबाई। देखो विभव प्रवणता ही नहीं, किसी भी चीज की प्रवणता हो ना, किसी भी राशि की प्रवणता, तो राशि बटे लंबाई कर दो। क्या कर दो? राशि बटे लंबाई। हम कहेंगे वेग की प्रवणता बताओ तो आप कह दोगे वेग बटे लंबाई। हम कहेंगे दाब प्रवणता तो दाब बटे लंबाई। हम कहेंगे अमित प्रवणता तो अमित बटे लंबाई। हम कहें आलिया प्रवणता तो आलिया बटे लंबाई। बल प्रवणता बल बटे लंबाई। हाँ ओ ठीक है। तो किसी भी राशि की जो प्रवणता होती है वो अपन कह देते हैं राशि बटे लंबाई, है ना। वैसे बल प्रवणता का कोई मतलब नहीं, हम ऐसा ही बोलते हैं। तो किसी भी राशि की प्रवणता क्या होती है? राशि बटे लंबाई, है ना। जैसे विभव प्रवणता है तो विभव बेसिकली विभवांतर, है ना, दो बिंदुओं के विभव का अंतर, तो विभवांतर बटे लंबाई, ठीक है। अब देखो लंबाई अगर एक होगी तो विभव प्रवणता किसके बराबर हो गया? विभवांतर की। तो एक इकाई लंबाई का विभवांतर ही विभव प्रवणता कहलाता है। तो सिंपल चीज है कि विभवांतर बटे लंबाई। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर हमें विभव प्रवणता मिल गया, मतलब एक इकाई लंबाई का विभव मिल गया, या हमका एक इकाई लंबाई का विभवांतर मिल गया, कितना है के, एक इकाई लंबाई का विभवांतर कितना के, तो सर दो इकाई लंबाई का विभवांतर 2 के, तीन इकाई लंबाई का विभवांतर 3 के, 6 इकाई लंबाई का विभवांतर 6 के, 17 इकाई लंबाई का विभवांतर 17 के, x इकाई लंबाई का विभवांतर x के, है ना, कुछ भी 22 इकाई लंबाई का विभवांतर y into के क्या है? एक इकाई लंबाई का विभवांतर। तो कितना काम आसान हो जाएगा अपना। अब मास्टर इसको ज्ञात कैसे करेंगे? मेन चीज यही होता है कि हमें विभव मापी के तार की विभव प्रवणता के ज्ञात करना होता है। तो अब आप देखना इस परिपथ की बात करना, ये पॉइंट से ये पॉइंट से बी, ठीक है। तो पिछले सवाल में हम k इज इक्वल टू कह देते हैं विभवांतर किसका? ए बी का, ए और बी के बीच का विभवांतर, सिरे ए और बी के बीच का विभवांतर, ठीक है, बटे लंबाई l, मास्टर विभवांतर कहां से लाओगे? तो हमने कहा विभवांतर क्या हो जाता है? i into r,
आर किसका भाई, विभव प्रवणता किसकी निकाल रहे हैं, तार AB की, तो प्रतिरोध किसका, तार AB, है ना, ये AB तार मतलब विभव मापी के तार का प्रतिरोध है ना, RAB मान लिया बटे L बटे L, ठीक है। अब RAB तो ठीक है मास्टर, RAB तो ठीक है, आई कहां से लाओगे, आई लाने की तो हिम्मत ही नहीं है आप में। हमने कहा हिम्मत की बात करते हो, देखो हिम्मत की बात करते हो, तुम हो पगलेट, पगलेट सक्सेना। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, EMF कितना है E, और इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है, तो इसका प्रतिरोध हमने क्या कह दिया था, इसका प्रतिरोध हम कह के चल रहे हैं RAB, विभव मापी का तार का प्रतिरोध, है ना, AB लंबाई है तो RAB विभव मापी के तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, RAB भागेगा प्लस आंतरिक प्रतिरोध प्लस RH, है ना, देखो इसका प्रतिरोध प्लस इसका प्रतिरोध प्लस इसका प्रतिरोध, एक कुल प्रतिरोध हो गया, ये हमको मिल गई इस परिपथ में धारा, इस परिपथ में धारा, ठीक है। तो धारा हमें मिल गई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिखना चाहो मान तो भले लिख लो, ये E0 अपॉन RAB प्लस छोटका r प्लस RH इनटू RAB डिवाइडेड बाय L, विभव प्रवणता मिल गया, विभव प्रवणता मिल गया, बधाई हो, बधाई हो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हम अज्ञात परिपथ जोड़ते हैं। अज्ञात परिपथ क्या, जैसे कि हमें क्या करना है, एक सेल का EMF निकालना है, तो हमने कहा एक सेल है अज्ञात, ठीक है, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर है जॉकी। अब हम जॉकी को कभी यहाँ टच कराते हैं, कभी जॉकी को हम यहाँ टच कराते हैं, कभी यहाँ टच कराएंगे, कभी यहाँ टच कराएंगे, और नल पॉइंट ढूंढेंगे। सर नल पॉइंट क्या, हमने कहा ऐसा बिंदु जिस पर गैल्वेनोमीटर के जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा न बहे, गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा न बहे, ठीक है। ये अपना सा जॉकी, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टच कराया जॉकी को, तो इस बिंदु पर टच कराने पर कोई धारा नहीं बहे, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है इसको हम x मान लेते हैं, a से लेके n तक की लंबाई, ये लंबाई कितनी है, x है। तो हमने यहाँ पर जॉकी को टच कराया, तब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, देयर इज नो धारा, ठीक है। n पर टच कराने पर, n क्या बेटा, संतुलन बिंदु, नल पॉइंट, संतुलन बिंदु। सर ये संतुलन बिंदु क्या है, हमने कहा एक ऐसा बिंदु, संतुलन बिंदु, है ना, मतलब बिंदु, संतुलन बिंदु क्या होता है कि इस बिंदु पर जॉकी को स्पर्श कराने पर परिपथ मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है, कोई धारा नहीं बहती है, ओके, मतलब इसमें कोई धारा नहीं है, कोई धारा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड, अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा Q, अब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है ना, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाले परिपथ का विभव और नीचे वाले परिपथ का विभव कैसा होगा, बराबर, कोई धारा नहीं बह रही है, कोई धारा बह ही नहीं रही है, तो हम कहेंगे इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर और नीचे वाला का विभवांतर सेम होगा, कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। ये आप ऐसे देख लो भाई साहब, ऐसे देख लो कि अगर हम इस बिंदु को कह रहे हैं A, तो ये वाला बिंदु भी क्या होगा, A ही होगा, तार से जुड़ा है, ए वाला बिंदु है N और ये वाले बिंदु को अपन मान लेते हैं P, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ धारा नहीं बह रही है, ना इसमें धारा नहीं है, तो ना धारा यहाँ से यहाँ जा रही है, 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 ठीक है, धारा बही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाली ब्रांच है इसको हम PQ ही मान लेते हैं, तो वो अच्छा रहेगा, लिखने में दिखने में अच्छा लगेगा। इस पॉइंट को हमने कह दिया P और इसको कह दिया Q। देखो धारा कब बहती है, जब विभवांतर हो। अब चूंकि संतुलन बिंदु है N, संतुलन बिंदु का मतलब ही क्या है कि इस बिंदु पर जॉकी को स्पर्श कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, ठीक है, धारा कब बहती है, जब विभवांतर हो। तो इसका मतलब हुआ कि इस ऊपर वाली ब्रांच का नीचे वाली ब्रांच का विभवांतर सेम, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच का विभवांतर कितना हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि नल पॉइंट पर, ध्यान देना, नल पॉइंट पर, अच्छा ये तो इतना काम हो गया, इसको अपन अगले पन्ने पे देखते हैं। तो हमने कहा केस वन क्या है, सेल का EMF ज्ञात करना, EMF कुल बनते मतलब ज्ञात करना, सेल का EMF ज्ञात करना। तो हमने कहा कि नल पॉइंट पर कोई धारा नहीं बह रही है, ठीक है, नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, सही कह रहे हो मास्टर, कोई धारा नहीं है, कोई धारा नहीं है, ओ हो माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब क्या होगा कि विभवांतर A और N के बीच बराबर होगा विभवांतर P और Q के बीच। अब A और N के बीच विभवांतर कैसे, तो A N बिंदु कहां है, विभव मापी का तार, A और N बिंदु का विभव मापी के तार के। तो देखो एक इकाई लंबाई का विभव K, एक इकाई लंबाई का विभव कितना K, तो ये लंबाई कितनी है X, ये लंबाई कितनी है X, तो X इकाई लंबाई का विभव कितना हो गया बच्चा, ये हो गया K इंटू X। अब P और Q बिंदु के बीच का विभवांतर लिखेगा, तो हम P से चलें Q, साथ चलोगे मेरे, हाँ चलेंगे सर, P से चलते हैं भाईजान Q। तो हम जनाब यहाँ से P से जा रहे हैं P से Q गया, तो हमें बैटरी मिला जिसका EMF कितना E, तो यहाँ से गया हमें बैटरी मिला जिसका EMF कितना है E। अब फिर प्रतिरोध मिला, हमने कहा प्रतिरोध मिलकर क्या कर लेगा प्रतिरोध, इसमें धारा कितनी है, इसमें अपन हम कहें धारा तो जीरो ही है, I बराबर कितना है 0, तो प्रतिरोध के समय पर तो कोई विभवांतर होगा नहीं, तो P और Q के बीच का विभवांतर कितना होगा, जरा कमेंट में बता दोगे क्या, P और Q के बीच में विभवांतर कितना होगा, कमेंट में बता दोगे क्या, अगर हिम्मत है तो P और Q के बीच विभवांतर कितना होगा बता दोगे क्या, अगर थोड़ी बहुत हिम्मत बची हो तो, नहीं हो हिम्मत तो मत बताना। राहुल शर्मा बेटा सुधर जाओ, अपने घर वालों को ऐसा नहीं बोलते, अपने घर वालों को ऐसा नहीं बोलते। इसको लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में इसके घर वाले भी बैठे हैं और इसके घर वालों से हो गई होगी लड़ाई। जीरो नहीं पगलेट, ई आएगा, देखो पीछे जाओ, क्यों कुछ भी जीरो लिखने वाले अपने टेस्ट के नंबर बता रहे हैं, जीरो लिखने वाले भैया दीदी मन क्या कर रहे हैं, अपने टेस्ट के नंबर बता रहे हैं, अब तुम्हारे नंबर आएंगे भी जीरो, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। देखो पी से हम क्यों गए, तब हमें बैटरी मिला, EMF कितना E, ठीक है। अब इसमें तो करंट ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई विभवांतर नहीं होगा, क्यों, वैसे I × R होता है, I बराबर 0 है, ठीक है। तो विभवांतर कितना मिला बेटा हमको, E मिला है, कितना मिला E। जीरो लिखने वाले लोग पगले हैं, पगले। तो बेटा जो हमें अज्ञात सेल है ना, इसका विभवांतर चाहिए था, तो वो कितना आ गया, K × X। खत्म बात, ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर, K × X। सर जी सही कह रहे हो मास्टर, कैसा कह रहे हो मास्टर, तुम सही कह रहे हो। चलो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन,
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये अज्ञात सेल थी, नीचे वाली सेल कैसी थी भैया, अज्ञात। दिस इज एन अननोन सेल, और अज्ञात सेल का हमें ईएमएफ निकालना है। ये क्या है बेटा, अज्ञात सेल। ये राहुल शर्मा पगला अपने घर पे लड़ लेता है, फिर उसको लगता है कि घर वाले कमेंट सेक्शन में होंगे तो हम बदला लेगा बदला। के कहां से आया बेटा, हमने स्विगी से मंगाया है, ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रहा था, फ्लिपकार्ट पे मिल नहीं रहा था, तुमने स्विगी से मंगा लिया भैया। के कहां से आया, पगलेट्स। यहां नहीं बताया था बेटा कि के एक इकाई लंबाई का विभव, के विभव प्रवणता कहते हैं। तो एक इकाई लंबाई का विभव कितना है, के, तार की लंबाई कितनी है, एक्स, ए से एन के बीच की लंबाई है बेटा एक्स। तो एक इकाई लंबाई का विभव कितना, के, दो इकाई लंबाई का विभव 2 के, तीन इकाई लंबाई का विभव 3 के, 10 इकाई लंबाई का विभव 10 के। तो जो लंबाई है ए से लेके एन तक की वो कितनी है, एक्स। तो एक्स इकाई लंबाई का विभव कितना हो गया, के एक्स हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब इस रिजल्ट को बेटा हमको क्या करना है, याद रखना है, हमको सबको मिलजुल के याद रखना है बेटा। चलिए अब देखो केस 2, केस 2, केस 2 में देखो फिर से ऊपर वाला परपथ कैसा है, ज्ञात है ना, ज्ञात परपथ को हम इस कलर से बना देता है, रंगीन, रंगीन बना देता है इसको। ये बैटरिया है हमारी E0, ये ज्ञात परिपथ है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर यही होता है, हाँ यही होता है ऐसा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने क्या किया ध्यान देना, और नीचे वाला परिपथ है अज्ञात। अब इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, दो सेल की ईएमएफ का तुलना, दो मतलब दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना, दो सेल के ईएमएफ की तुलना कर रहे हैं। तो देखो इसमें हमने कहा कि दो चीजें है ना, स्थिति वन हमने कहा K1 क्लोज्ड है एंड K2 ओपन है। K2 कैसा, ओपन, ओपन का मतलब खुला परिपथ है, चालू नहीं है। तो अभी बेटा ये वाला स्विच चालू नहीं है, ये वाली हमने कुंजी बंद नहीं की, ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, लो कमेंट बंद कर दिया, अब तो ध्यान दोगे बेटा। हमने क्या कर रखा है अभी, कि वाला परिपथ तोड़ रखा है। ओपन परिपथ का मतलब होता है खुला है, रास्ता टूटा हुआ है, रास्ता छूटा हुआ है। ठीक है, तो केस 1 में K1 क्लोज है, K2 ओपन है। तो भाई अभी कौन सी बैटरी काम की नहीं रहेगी, हम कहें E2 तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेटा किसी काम की नहीं हो E2, क्यों, तुम्हारा परिपथ खुला है, तुम अभी परिपथ का पार्ट ही नहीं हो, परिपथ का भाग ही नहीं हो। तो K1 क्लोज है, K2 ओपन है। ठीक है मास्टर, तो इस केस में क्या हुआ, हमने संतुलन बिंदु की लंबाई ज्ञात कर ली है, हमने संतुलन बिंदु की लंबाई ज्ञात करी, वो कितना आया, L1 मान लो, क्या मान लो बच्चा इसको, L1। तो अब देखो ये तो परिपथ का भाग है ही नहीं, तो ये तो पुराना वाली परिपथ हो गया, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना E1, आंतरिक प्रतिरोध कुछ R1 मान लो। ठीक है, जो संतुलन बिंदु है ना, ये y1 को कह दो n1 का, y1 लिख रखे हो, y1 गेट 1 फ्री है, कद्दू भिंडी लौकी तोरई भटिंडा टिंडा। तो भाईजान ये संतुलन बिंदु हमने कहा n1, हमने जॉकी को पहले यहां पर टच कराया, ये लंबाई है भाई L1। तो E1 का मान हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू तार की विभव प्रवणता। विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ का गुण है, और वो कैसे निकालते हैं हमने आपको सिखाया है। अभी एक दो सवाल करेंगे तो चीजें अक्षरशः क्लियर हो जाएंगी भाई आपको। E1 बराबर कितना, K होगा, ठीक है, K इंटू L1, ये E1 का मान आ गया। इसको हमने कह दिया करण नहीं, हाँ, समीकरण नंबर 1। देखो E1 कितना आया था, E इज इक्वल टू क्या था, K क्या है, विभव प्रवणता, x क्या था, तो x था संतुलन बिंदु की दूरी संतुलन बिंदु की दूरी सही जाए ना, संतुलन बिंदु की दूरी। अब देखो इसमें हम स्थिति 2 की चर्चा करता है, स्थिति 2। अब समझ गए होंगे स्थिति 2 में मैं क्या करने वाला हूं। स्थिति 2 में हम K1 को रखेंगे ओपन है, K1 कैसा है भाई साहब, K1 ओपन है, और K2 कैसा है, K2 क्लोज्ड का मतलब, अब इसको हमने खोल दिया, इसमें धारा बह रही है, ये चालू है और ये बंद से, ये बंद से, ये चालू है और ये टूटा हुआ है, बंद है भैया, क्या है, बंद। ओके माय मास्टर, ठीक है। तो अब कौन सी वाली बैटरी आएगी बेकार, कौन सी वाली बैटरी बेकार हो गई, तबाही किसकी मच गई है। तो हमने कहा भैया तुम तो खुली हो, है ना, खुला परिपथ है, तुम किसी काम की नहीं रही। तो E1 सेल किसी काम की नहीं है, परिपथ का भाग E2 होगा, बट ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब हमने इसको यहां पर टच कराया, तो अब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो स्थिति 2 के लिए ये नल पॉइंट है, जिसको हमने कह दिया N2, क्या कह दिया, N2, 2 नहीं होता है, 2 होता है, 2 N2, तुम पगले होगा, तुम कहते हो। तो बेटा इस सेकंड केस के लिए संतुलन बिंदु की जो लंबाई है ये N2, बिंदु N2 है, लंबाई को हमने मान लिया L2। अब आप बताओ इसके लिए मैं E लिखना चाहूं E2, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, E2 का मान मुझे क्या लिखना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, लेट रहे हैं, E2 की वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए, वही E क्या होता है, K इंटू संतुलन बिंदु की दूरी। सर पर चित्र में तो बंद ही दिखाया था, चित्र किसने बनाया, मैंने। अब मेरी मर्जी, मैं बंद दिखाऊं या खुला दिखाऊं, मैंने लिख दिया ना, समझ गए ना, लिखा हुआ चीज पर भरोसा करो। K इंटू L2, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, K इंटू L2, और इसको हम कह देंगे भज्जा, वो भज्जा समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह पाओगे मैं, तो हम कहेंगे इनका भागाकार कर दो, 1/2 कर दो, तो हम कहेंगे E1/E2, इधर का होगा K L1, इधर का होगा K L2, K से K टाटा बाय बाय। तो तुलना करना है, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 हमें प्राप्त हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे परम प्रिय मित्रों, प्रियांशु सर मुझ पे ताव दीजिए, मैं पढ़ाने आया हूं तो मुझ पे ताव देने आया हूं यहाँ। अब केस 3, अच्छा जिनको कंफ्यूजन रहा होगा पहले, अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा। पिछला केस कितने लोग समझ गए, बहुत आसान, रिजल्ट याद रखना है।
एक दो क्वेश्चन और कराएंगे ना अपन, तो चीजें और आपको अक्षरशः क्लियर हो जाएंगे। अभी थ्योरी देखो, थ्योरी देख लो, अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो जानी यहाँ पे वो सोनी यहाँ पे समझो ना, फिजिक्स को समझो ना। केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिशोध, प्रतिशोध नहीं होता है पहले, आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने लग रहे हैं किसका? मेरा थोड़ी ना, सेल का करूंगा। पूजा वर्मा जी, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के, दिल लगा के, बढ़िया से पढ़ाई करो, सिलेक्ट हो जाओ इसी साल, इसी साल सिलेक्ट हो जाओ। चलिए, है ना। अब अपन इस वाले केस को डील करते हैं। तो ये हमारा ज्ञात परिपथ ऊपर वाला, ये ई नॉट, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, या हम कह देते हैं आर नॉट, व्हाटएवर आर नॉट। ठीक है, ये बंद करो। कुंजी तक पगलू, कुंजी पगलू, पगलू कहीं की कुंजी, तो याद रखा जरूरत है कुंजी। ये परिपथ बंद ही है, ये आपका हो गया आर एच रिहोस्टेट। प्राथमिक परिपथ से हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। प्राथमिक परिपथ से हम क्या निकालते हैं? के, और वो हम निकाल चुका है। क्या निकालते हैं भैया? के निकालते हैं, और के हम निकाल चुका है। ध्यान से समझना इस केस को। तो प्राथमिक परिपथ तो आपको दिख ही रहा होगा। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, हमें भगवान ने दो दो चक्षु दिए हैं, नेत्र, हम दोनों नेत्रों से एकदम देख पा रहे हैं। ये प्राथमिक परिपथ आ है। हमने कहा ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिस इज द प्राथमिक परिपथ। नीचे वाला सेकेंडरी परिपथ है। सेकेंडरी परिपथ में हमें क्या करना है? इस आर का मान उठवाना है, वो भी दिन दहाड़े, इस आर का मान उठवाना है। ठीक है, ये ईएमएफ कितना? ई, ईएमएफ कितना है? ई है ना। ये अज्ञात परिपथ है। कौन सा परिपथ आ है? अज्ञात परिपथ। ठीक है, तो पहले हमने कहा केस 1 K2 इज ओपन, है ना, स्थिति 1। यहां पर अपन चर्चा करना है स्थिति 1 की, स्थिति 1। तो स्थिति 1 क्या है? के ओपन है, के खुला हुआ है, जैसा कि आप K2, मतलब K2 चलो, K2 लिखा है, K2 लिखो, K2 खुला हुआ है। के तो अपन को ये तो बंद करना ही पड़ेगा, ऊपर K1 था ना, वो तो हमको बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्किट काम ही नहीं करेगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इसमें तो धारा बहनी चाहिए ना। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया? K2 को ओपन रखा, K2 को ओपन रखा, गैल्वेनोमीटर, यहां पर हमें एक नल पॉइंट मिला जिसको हमने कह दिया N1। क्या कह दिया हमने? इसको N1 कह दिया, एंड दिस लंबाई इज L1। लंबाई नाप ली, लंबाई हमने नाप ली, पटवारी से नापाई हमने लंबाई, किससे नपाई? पटवारी से, हाँ, लेखपाल से, लेखपाल से, गड़बड़ ना हो जाए कोई। हमने ये वाली लंबाई नपाई, ये लंबाई कितनी आई? L1। तो देखो बेटा, अगर ये नीचे वाला परिपथ, नीचे वाला परिपथ ओपन है, तो भाई इस ये आर किसी काम का नहीं है फिलहाल, सर्किट का पार्ट ही नहीं है, स्विच ओपन है, ऐसे लटक रहा है तार। ठीक है, हमने इसको टच करा, ये नल पॉइंट है। तो ऊपर वाले परिपथ में कोई गैल्वेनोमीटर में धारा तो है नहीं, तो सिर्फ ये वाला परिपथ बना जिसको हम पहले डील कर चुके हैं। तो यहाँ से हम ई का मान निकलवा सकते हैं, इसका मान निकलवा सकते हैं ई का। तो ई का मान आप बताओ, हम भूल गए हैं, हम घर से याद करके आए थे, हम भूल गए, बताओ। तो सर, ओ सर, ई का मान कितना आ गया? ई का मान आ गया K इंटू L1, K इंटू L1। हमने कहा अरे वाह वाह बच्चों, आप तो ग्रेट हो। आप क्या हो? ग्रेट हो। हु इज लेखपाल? बेटा आलिया भट्ट इज लेखपाल। आलिया भट्ट को मैं प्यार से लेखपाल बोलता हूँ, कभी कभी पटवारी भी कह देता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब देखो स्थिति 2, स्थिति 2, स्थिति 2, स्थिति 2 में हम कहेंगे K2 इज क्लोज्ड, K2 इज क्लोज्ड। K2 कैसा है बेटा? क्लोज्ड है। ठीक है, तो स्थिति 2 में भैया ये बंद कर दी हमने, बंद कर दी। ओके मास्टर कर दो बंद। हम डरते हैं क्या? नहीं डरते तो नहीं हो, तो भी हम बंद कर रहे हैं, तुम रोक भी नहीं पाओगे बंद करने से। अब हमने गैल्वेनोमीटर को टच कराया, और मान लीजिए जब हमने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर टच कराया, गैल्वेनोमीटर को यहाँ से उठा के गैल्वेनोमीटर के जॉकी को यहाँ पर टच कराया, जॉकी को हमने यहाँ पर टच कराया, पॉइंट का नाम दे दिया N2। तो अभी सेकंड स्थिति के लिए, दूसरे केस के लिए, दूसरे केस के लिए क्या है बेटा? संतुलन बिंदु है। दूसरे केस के लिए बेटा संतुलन बिंदु है। अब ध्यान से देखना भाईजान, तो ये दूसरे केस का संतुलन बिंदु है। इसकी लंबाई हमने मान ली, इसको अच्छे कलर से लिखते हैं N2 को, इसकी लंबाई हमने मान ली बेटा L2। ये देखो एक बालक आया, लिख रहा है एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। ये पता नहीं कितने दिन बाद क्लास आया है, पता नहीं कितने दिन बाद क्लास आया, इसको पता ही नहीं है कि दोनों के दोनों खटोले, दोनों के दोनों खटोले बाहर ही आजकल, जेल के भीतर कोई ना है, जमानत है गई दूसरे खटोले की जो जेल के भीतर था। चलो K2 इज क्लोज्ड। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, जब ये क्लोज्ड है तो आप ये देखो कि ये तीन ब्रांच पैरेलल में है ना। ध्यान देना, ये वाला देखो ये क्लोज्ड है, तो इसमें तो कोई धारा है नहीं, इसमें कोई धारा है नहीं, तो ये इसमें कोई धारा नहीं है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में बेटा नो करंट, नो करंट। ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा इस परिपथ में, अब इसको हमने क्लोज कर रखा है, तो इस परिपथ में बेटा धारा बह रही होगी, इस परिपथ में बेटा धारा बहेगी, इस परिपथ में धारा बहेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो हम लिखेंगे कि इनका विभवांतर सेम होगा। विभवांतर किसका? ए एन के बीच का। इस बिंदु को हम कह देते हैं पी, इसको कह देते हैं क्यू। पी क्यू के बीच का विभवांतर तीनों पैरेलल में है ना, और ये बराबर होगा किसके? इन पॉइंट के बीच का, है ना। अब ये और ये आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो इस बिंदु को हमने कह दिया सी, इसको कह दिया वाई, दिस इक्वल डी। तो CD पॉइंट के बीच का विभवांतर कैसा होगा? बराबर। इस लाइन को बताओ कितने लोग समझ गए? समझना बड़ा आसान है। देखो एक AN है ना, AN2 सेकंड केस में, एक PQ है और एक CD है। ये तीनों ब्रांच समांतर में लगी हैं बच्चा, तीनों ब्रांच कैसे लगी? समांतर में, इसमें कोई धारा हटना है। ठीक है, तो तीनों के क्रॉस विभवांतर कैसा होगा? सेम होगा। तीनों के क्रॉस विभवांतर कैसा होगा? सेम। इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर क्लियर है तो 1 लिखो 1, कोई कंफ्यूजन है तो 5 लिखना 5। क्लियर है तो 1 लिखो, कंफ्यूजन है तो 5 लिखो जल्दी से। और क्लियर होना चाहिए भाई। ये ऊपर AN2 इसमें तो धारा है नहीं, एक नीचे PQ ब्रांच और उसके समांतर में जोड़िए CD ब्रांच, तीनों समांतर में है।
तीनों ही समांतर क्रम में है, तो तीनों के अक्रॉस विभवांतर कैसा होगा सेम। जो बच्चे 5 लिख रहे हैं बेटा वो याद रखें कि समांतर क्रम में जो ब्रांच जुड़ी हुई होती है उनके अक्रॉस विभवांतर सेम होता है। जो भी ब्रांच जो भी शाखाएं समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं उनके स्लों के मध्य विभवांतर कैसा होता है सेम। तो एक तो देखो बेटा हमारा ये वाला ब्रांच है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ए से लेके एन तक। अब इसके समांतर में पी क्यू जुड़ा है, ए एन टू है ना, जो कि अभी यहाँ है ना, दूसरे केस में जो कि यहाँ है, तो ए एन टू और ये वाली ब्रांच है ना, इसमें धारा नहीं बह रही, मतलब इनका विभवांतर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपको तो दिख रहा है पी क्यू और सीडी समांतर में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू उधर सीडी इधर, ये दोनों तो समांतर में ही है, ये दोनों तो समांतर में ही है। अब देखो इसमें कोई धारा नहीं बह रही, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, इसका मतलब इन दोनों का विभवांतर, इसका और ए एन टू का विभवांतर कैसा होगा, सेम होगा। तो बड़ी आसान सी बात है। अब देखो हम वी ए एन टू लिखें, वी ए एन टू, तो वी एन टू कितना हो जाएगा, के इंटू एल टू। ओहो मास्टर सही कह गए तुम, के इंटू एल टू, के विभव होता है और संतुलन बिंदु की लंबाई कितनी है, एन टू है। हम पी क्यू का विभवांतर लिखें, विभवांतर बिटवीन पी एन क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू का विभवांतर कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर। हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो इसमें धारा बह रही है, इसमें मान लीजिए धारा कितनी बहन लग रही है, आई, इसमें कितनी धारा बह रही है भैया, आई, आई इसमें धारा है, इसमें धारा। तो इस सेल है, सेल के समय के विभवांतर कितना होता है, ई माइनस आई आर, जिसको अपन टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, टर्मिनल वोल्टता। और सी डी सी डी, अब आर बेकार नहीं है, तो वी अक्रॉस सी डी इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेगा, इसको लिखेगा आई इंटू कैपिटल आर। सी डी के बीच में देखो, सी से डी जाओ, सी से डी जाओ, एक प्रतिरोध मिला है कैपिटल आर जिसमें धारा है आई। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको हवन करना। हवन अभी नहीं करेंगे भाई, हवन हमको नहीं करना है अभी। अब हम, हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 है, 4 है, ठीक है। अब हम बीच वाला समीकरण पकड़ लिया है। भाई साहब क्या करें, हम तो फंस गए, हम कछु काम के नहीं, हम फंस गए। तो देखो नेक्स्ट पेज पर, इसके बाद की कहानी नेक्स्ट पेज पर, पन्ना कितने का, अरे पन्ना है ना। इसके बाद अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। ओ जानिया बे, ओ सोनिया बे, समझो ना लंबेता। अच्छा देखो हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 3 पे, समीकरण नंबर 3 को पहले अपन उठवाते हैं 3 से। समीकरण 3 क्या है सर, वी पी क्यू बराबर ई माइनस आई आर। ओ हो बिल्कुल सही, क्या क्या लल्ला, वी पी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी ए एन टू, वी ए एन टू लिख सकते हैं। हाँ मास्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, क्योंकि 1 2 3 ब्रांच कैसी है, समांतर में है ना। अब देखो ए एन टू लिख सकते हैं, ई की जगह कल नहीं, के एल वन, ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, के एल वन, ठीक है मास्टर। आई की जगह क्या लिख लो बेटा, तुम कहो हो आई की जगह भी कछु तो लिखनी पड़ेगा। आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन आर। आई की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन आर। आई की जगह ध्यान दियो, वी सी डी अपॉन बड़कार इंटू छुटकार, इंटू छुटकार, बाद में तो रिजल्ट याद रखना है। अब वी ए एन टू की जगह, चलो वी ए एन टू ही बन दे, इसको यही रहने दो। वी ए एन टू इज इक्वल टू के एल वन माइनस वी सी डी की जगह हम फिर वी ए एन टू लिख सकते हैं। सर तुम बड़े चंट हो रहे हो, बड़े चंट हो रहे हो, क्या लिख दिया हमने, ये सब बराबर है, इसकी जगह ये लिख लो, 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 जो आपका मान है सो लिख लो। हमें वी ए एन टू का मान पता है, इसलिए हमने वी ए एन टू का मान लिख लिया। आओ वी ए एन टू अपॉन आर इंटू छुटकार, चलो इसको ना अभी वी पी क्यू लिख रहे हैं, तो पी क्यू अब हमने लिखा है। अब हमने क्या किया, वी सी डी की जगह हमने ईओ लिख दिया और वी पी क्यू की जगह हमने ईओ लिख दिया, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं, सब आपस में कैसे आए, बराबर आए। तो भैया ए एन टू का मान जे लिखा है, के इंटू एल टू, जे लिखा है के इंटू एल टू, तो ये होगा के इंटू एल टू। ओके मास्टर, के इंटू एल टू, के इंटू एल वन, के इंटू एल वन माइनस के इंटू एल टू इंटू छुटकार अपन बड़कार, छुटकार अपन बड़कार। बेटा के कॉमन लेके भगा, इसको भगाओ, और भागे ना तो डांट देना है ना, बिल्कुल शर्माना मत। तो अब यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, इसको हम ले आते हैं इधर, तो ये L2 प्लस L2 इंटू छोटका r अपॉन बड़का r इज इक्वल टू L1, इज इक्वल टू L1, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां जाता है, इसमें से L2 कॉमन ले लो, यस L2 कॉमन ले लो बेटा, दिन दहाड़े बचा क्या, 1 प्लस छोटका r अपॉन बड़का r इज इक्वल टू L1, इज इक्वल टू L1। तो 1 प्लस छोटका r अपॉन बड़का r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो छोटका r अपॉन बड़का r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस वन। क्या बात मास्टर, क्या बात। तो r इज इक्वल टू, छुटका हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए बेटा, इस पेज पर हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए था, छुटका r इज इक्वल टू गुणा कर दो बड़का r इनटू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 माइनस L1 L2 संतुलन की दो लंबाइयां हैं, तो L1 ज्यादा होना चाहिए, L2 कम होना चाहिए, नहीं तो फिर r नेगेटिव हो जाएगा। r कैसा हो जाएगा, पाईजान नेगेटिव, और r नेगेटिव हो नहीं सकता। सर क्यों, हमका प्रतिरोध कभी नेगेटिव होता है, जीवन में समस्याएं रुकावटें व्यवधान कभी नेगेटिव नहीं होते भाई, पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, बड़ी लंबाई अपन छोटी लंबाई -1। संतुलन दो बार किया है, एक बार संतुलन बिंदु हमको कहां मिला है, n1 पर जिसकी लंबाई L1, दूसरी बार n2 पर मिला है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, L2 है। ये हमको मिल गया। इस रिजल्ट को बेटा आप याद रखोगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, r छोटा r इक्वल टू बड़का r इनटू L बड़ी वाली लंबाई, L बड़ी वाली अपॉन L छोटी वाली लंबाई -1। ओ सोनिया बे, ओ जानिया बे, समझो ना ये रिजल्ट बेटा अपन को क्या करना है, याद है, ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाला याद रखना। याद नहीं रखोगे तो गाना गाने लगेगा, क्या गाने लगेगा गाना। तो भैया अब देखो हमने प्रूफ पूरा बताया हुआ है, मेंस में इतना है, और हमको लगता है बोर्ड में भी है नहीं ज्यादा, किसी बोर्ड में एडवांस में अकेला है, हमने प्रूफ बताया है, समझे होंगे। और अगर मान लीजिए कदाचित कोई बालक बालिका नहीं समझा है, तो बेटा रिजल्ट सभी को याद रखना है। कितना आसान है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए छोटा r इक्वल टू बड़का इनटू L1 अपॉन L2 -1, बड़ी लंबाई बटे छोटी लंबाई -1, कितना आसान याद रखना, हमने तो कल याद कर लिया था।
अब देखो जो विभव मापी का तार है इसके कुछ गुण है ना, कभी कभार ये बोर्ड और एग्जाम में रट्टाफिकेशन वाले सवाल आ जाए, है ना। आईआईटी एडवांस में तो कभी नहीं आएंगे रट्टाफिकेशन वाले, है ना। मेंस में टॉपिक है नहीं, क्योंकि मेंस में ना कई बार ना रटने वाले पूछ देते हैं, क्योंकि मेंस का पेपर ना एनटी वाले बनाते हैं, उनको पता नहीं चलता कई बार। कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। तो जो तार होता है मैग्नीन, कॉन्स्टेनन, यूरेका आदि मिश्र धातुओं से निर्मित होता है, बहुत काम की चीज है। इन मिश्र धातुओं के मुख्य गुण क्या है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब सेपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं। नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसा होता है? बहुत कम, निग्लेक्जिबल। मैंने आपको बोला ना कि जो मिश्र धातुएं होते हैं उनके लिए अल्फा लगभग 0 होता है, ताकि ताप के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन न हो, जिससे लंबे समय तक धारा विभव मापी तार का प्रतिरोध अचल रहता है तथा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मतलब ताप पर निर्भर नहीं करेगा। वैसे क्या होता है कि अब तार है भैया, तार है तो ऐसा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध में जा रही है धारा तो शक्ति उत्पन्न होगी, P = I²R। शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा भैया तार। अब तार गर्म हो गया मतलब तार का ताप बढ़ गया, तार का ताप बढ़ गया, तार का ताप बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ बनाते हैं ना जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत कम, बहुत कम, लगभग 0। ताप गुणांक अल्फा 0 है तो भैया प्रतिरोध कैसा रहे? अचल रहे ना, प्रतिरोध बदलेगा नहीं, है ना। क्योंकि देखो किसी टेम्परेचर T पर हम प्रतिरोध का लिखता है R0 + R0 अल्फा × T। R0 क्या है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। अगर हम कहेंगे अल्फा बहुत कम है, अल्फा का मान चिटी भर है, बहुत कम, तो अल्फा को हम 0 करेंगे तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T R0 के ही बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर रेजिस्टेंस बार बार बदलता रहा तो हमें विभव प्रवणता की बार बार ज्ञात करनी पड़ेगी, हम इसी में लगे रहेंगे। हमारे बच जाएंगे 12, हमारे कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। चलो मास्टर, आओ। एक विभव मापी के तार PQ की लंबाई 1 मीटर है, अच्छी बात है। इसे एक मानक सेल E1 के साथ जोड़ा गया है। 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक दूसरे सेल E2 को प्रतिरोधक R के साथ एक स्विच S से चित्र अनुसार जोड़ा गया है। जब स्विच S खुला है तो शून्य विभव बिंदु Q से 49 सेंटीमीटर पर मिलता है, पाई जाती है। तो तार की विभव प्रवणता क्या हो? कितने मायावी है, कितने मायावी है। ये कह रहा है कि जब स्विच S खुला है ना, ये टच नहीं है, ठीक है, तब संतुलन बिंदु की दूरी इन्होंने बता दी है कितनी है? 49 सेंटीमीटर। अब ऐसा कोई केस लिया ही नहीं है कि इसको बंद कर रहे हैं, सवाल में इसको कभी बंद किया ही नहीं है, तो भाई इसको देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो संतुलन बिंदु की दूरी ये क्या लिखेंगे अपन? E2 का मान बता दो, हम कमेंट खोल रहे हैं, हमें E2 का मान बता दो। ऐसे क्या लिखें? विभव प्रवणता और लंबाई के पदों में। ये लंबाई बवाल नहीं, सवाल में कितनी दी गई है भाई? ये लंबाई दी गई है जिसको हम L कह रहे थे, X L वगैरह, चलो हम इसको X कह देते हैं। संतुलन बिंदु की लंबाई X है, तो हमको क्या लिखना चाहिए? आप लोग पटवारी को नहीं बेटा, स्नेहा कैसे जानेंगे पटवारी को? ये पटवारी को नहीं जानेंगे, इन्होंने अपनी सारी जमीन बेच खाई है। अगर जमीन नहीं बेची होती, जमीन होती तो पटवारी को जानते होते। हमारे जैसे हैं ये, हमको एक पटवारी मिला, हम उसको कहे कि तुम किसी काम के नहीं हो, है ना, नल्ले नकारा निकम्मे हो। पटवारी कहता है कि मास्टर बहुत बोल रहे हो, अगर तुम्हारे पास 1 एकड़ भी जमीन होती ना तो हम बताते हैं कि पटवारी क्या चीज होता है, लेकिन हम तो बेच खाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, E2 का वैल्यू कितना हम लिखेंगे? K × X। वेरी गुड। X का वैल्यू हमें दिया 49, है ना। X बराबर कितना दिया? 49। X बराबर कितना दिया बेटा? 49 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे भाई? अच्छा, सेल का EMF दिया है, X दिया है, हम K यहाँ से उठवा लेंगे। हम क्या करेंगे भैया? K उठवा लेंगे, तो K ही निकालना है। लो, ये तो लप्पू सा सवाल निकला। हम सोच रहे थे अच्छा सवाल होगा, लप्पू सा सवाल। चिन्नू मिन्नू मोमबाई धागा लेकर कौन से पाई? 1.02 अपॉन X कितना? 49 सेंटीमीटर, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। अच्छा, सेंटीमीटर में है। लो भैया, विभव प्रवणता सेंटीमीटर में खेल रहे हैं बेटा, भाग दे दोगे? भाग नहीं दे पाओगे, भाग दे बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? 0.2 के आसपास आ जाएगा। किसके? 0.2 के आसपास। वैसे 0.2 तो अच्छा, ओ माय गॉड भैया, ओ माय गॉड, नहीं 0.2 के आसपास नहीं, 0.2 ही आएगा। ओ माय गॉड, ये वाली लंबाई दी है, इस तरह से देखो, थोड़ा सा इन्होंने ब्लफ किया है, उल्लू बनाने का कोशिश किया इन्होंने। ये कहा 49 सेंटीमीटर कहां से? बिंदु Q से। कहां से बेटा? बिंदु Q से। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया, तो S का मान कितना हो गया? 51 सेंटीमीटर। अभी कुछ बालक पूछेंगे 51 कैसे? भैया टोटल लंबाई दी है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी दी है 49, तो बची हुई कितनी? 51, कितनी हुई? 51, तो ये 51 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया? भाग दोगे तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितना अच्छा ऐसा, समझ गए? आओ अगला सवाल अपन चटकाते हैं। चित्र में L लंबाई तथा 9 प्रतिरोध के विभव मापी के तार को R आंतरिक प्रतिरोध तथा E विद्युत वाहक बल वाले सेल D के साथ जोड़ा गया है। सेल C का विद्युत वाहक बल कितना है? L/2 है, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2R है। जब गैल्वेनोमीटर G में कोई विक्षेप नहीं है तब AJ एक्शन जंक्शन की लंबाई बतानी है। किसकी? एक्शन जंक्शन की। रॉन्ग, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं, बना रहने दो रॉन्ग। हम पगलू हैं इसलिए कर दिया, तुम सही कर लेना। ये पता कौन से बालक हैं? कहते हैं आकाश सिंह कह रहे सर SC वर्मा रोडो के क्वेश्चन बेटा हमें आते ही नहीं है, हम गरीब आदमी, हमको आते नहीं है, सच में आते ही नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे करवाऊँ? पगलेट, तो पता भी चलता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है? हर क्वेश्चन पे लिख के लाऊं कौन सी किताब का है, ये कहाँ से है? और इसको पता भी नहीं चलता होगा, इसने खुद की होगी ना ये किताब तो पता चलता बेटा। कई बार ना उससे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगता, हवा भी नहीं लगती होगी तुम्हें। ये एक दिखावा होता है, शो ऑफ, कि ये रूडोव का क्वेश्चन है, ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, ये SC वर्मा का क्वेश्चन है, ये शेंगेज का क्वेश्चन है। बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, लिखते रहे कि इसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन। अच्छा तुम्हें कैसे पता? बताओ ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, बताओ, ढूंढ के लाना, तुम्हारा होमवर्क है। पगलेट कुमार, आओ
ये ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध दिया गया ए बी का वो कितना दिया 9R, ठीक है। तो जो लंबाई है ए बी की, जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा L, और आर ए बी का प्रतिरोध कितना दिया गया है बेटा 9R, ठीक है। प्रतिरोध कितना दिया गया है 9R। अब क्या करोगे मास्टर, तुम्हारे पास की तो कुछ बताना है काय नहीं है बस की है, तो देखो सबसे पहले हम के निकालते हैं विभव प्रवणता, के निकालते हैं विभव प्रवणता, है ना। मेन चीज तो वही है वी के क्या होगी बेटा विभव प्रवणता, तो वी किसका ए बी का बटे लंबाई ए बी, लंबाई ए बी। चेष्टा करोगे आप निकाल के बताओ, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से, जल्दी से। के बराबर वी ए बी निकालो, है ना। जैसे मैंने बताया था वी ए बी कैसे निकालेंगे, तो वी ए बी बेसिकली क्या है, ए बी तार का विभव अंतर, है ना। तो वी ए बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, इसमें मान लीजिए धारा कितनी बह रही है आई, इसमें कितनी धारा बह रही है, इस तार में धारा बह रही है आई, आई धारा यहाँ से आएगी, सर यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, हमने कहा ये नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, आई इज इक्वल टू कितना है 0। नल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, अर्थात इस ब्रांच में कोई धारा नहीं है, इस ब्रांच में कोई धारा नहीं है। तो यहाँ से जो ऊपर धारा आई वो कहाँ गई, ऊपर बेटा जो धारा आई है ये वाली, ऊपर से जो धारा आई है वो कहाँ गई, तो हमने कहा जा मैं तो जा नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता, गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है लला, कहीं नहीं जा पाएगी धारा इसमें, तो धारा की मजबूरी क्या है, मजबूरी यहीं से जाना पड़ेगी। तो यहाँ से जो भी करंट आ रही है आई, होल करंट विल पास थ्रू दिस वायर ए बी, ठीक है। अब चलो तो हम इसको क्या लिखेगा, इसको क्या लिखेगा आई इंटू आर ए बी, और ए बी लंबाई कितना एल, लंबाई कितना एल। अब ध्यान देना आई का मान उठवाते हैं, आई का मान में यहीं उठवा दो, कहीं भी उठवा लो आई का मान। तो विद्युत भाग बल कितना है ऊपर वाली बैटरी का ई, है ना, वो भी ऐसा वाला ई, ऐसा, हाँ ऐसा वाला ई। कुल प्रतिरोध कितना, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, और इसका खुद का पर्सनल प्रतिरोध कितना है 9R, विहोस्टेड है नहीं, कोई परिवर्ती प्रतिरोध है नहीं, तो ये कितना हो गया भाई साहब 10R हो गया। तो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, लेट हो जाओगे, हमें तो लेट हो जाओगे नहीं तो K इज इक्वल टू आई का मान कितना है E अपॉन 10R, E अपॉन 10 छुटकार, E अपॉन 10R आई का मान हो गया, आर ए बी कितना है 9R है, आर ए बी कितना 9R है, अपॉन कितना हो गया L हो गया, ठीक है। काटा कूटा मचा दो, अगर हिम्मत हो तो हमने हिम्मत की बात फिर कर दी तुमने, फिर हिम्मत की बात कर दी। तो K का वैल्यू बेटा हमें दिन दहाड़े मिल गया, K इज इक्वल टू 9E अपॉन 10L, 9E अपॉन 10L। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AJ लंबाई का मान। तो चलो हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब ये अज्ञात बैटरी है, दिस इज अज्ञात वाली बैटरी, नीचे वाली बैटरी, है ना। ध्यान देना, तो जो नीचे वाली बैटरी होती है ना, ई अननोन वाली, ई अननोन वाली बैटरी, ऊपर वाला ई मत ले लेना, इज इक्वल टू अपन क्या कहते हैं k इनटू संतुलन बिंदु की लंबाई जो हमने मान ली x। तो ई अननोन का मान दिया है E/2 इज इक्वल टू k, और इनटू x पहला मान कितना है रे, x का मान ही तो हमें चाहिए, x का मान ही तो हमें चाहिए, और k का मान भी दिया है, दिया नहीं था हमने निकाल लिया, ये 9E अपॉन 10L, 9E अपॉन 10L। तो ई से ई उड़ी बाबा, 2 से गए 5, तो यहाँ से L की वैल्यू दिन दहाड़े मिल गई है 5 इधर जाएगा, तो 5 अपॉन 9L। मतलब ये क्या कर रहे हो अमित, हमें तुम पगला गए हो दिन दहाड़े। ई अननोन कितना है बेटा E/2 है, k का मान कितना है 9E अपॉन 10L इनटू x, हमें x का मान चाहिए। तो पहले तो e से e उड़ा दो, 2 से उड़ा दो कितना आया 5, 2 से उड़ा दो कितना आया 5। तो देखो बेटा x का मान यहाँ से कितना मिलेगा 5L इधर गया, 5L डिवाइडेड बाय 9, 5L डिवाइडेड बाय 9 को करके कराओ जल्दी से, भग के जाना भैया, कैसे जाना भग के। चलो और कुछ क्वेश्चन होंगे बेटा मैं आपको होमवर्क में दूंगा। प्रतिरोध ऐसा कहा जाता है, देखो 100 सेंटीमीटर वाले तार AB का कुल प्रतिरोध 10 है ना, इसका कुल प्रतिरोध 10 है। इस स्थिति पर गैल्वेनोमीटर में विक्षुब्ध शून्य है, तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान उठवाना है। ये अपना नल पॉइंट है, नल पॉइंट की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। आइए चिन्ना चन्ना बेघर आ जा रे कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो देखो भाई इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला N, इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q। गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, इसको हमने क्या बोला था C, इसको बोल दो D, इसको क्या बोल दो भैया D बोल दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसे सुनना ध्यान से, हम सबसे पहले K का मान निकालेंगे, सबसे पहले K का मान उठाएंगे दिन दहाड़े। तो K इज इक्वल टू VAB अपॉन AB लंबाई, ठीक है, AB लंबाई। तो VAB का मान क्या लिखेंगे I इंटू R, R किसका AB का अपॉन लंबाई AB, लंबाई AB कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, चलो जान दो 1 मीटर ले लो। अब बेटा आप निकाल के बता दो K का मान, हम नहीं निकाल रहे, हमें आ नहीं रहा है, हम निकालते तो सही बेटा लेकिन हमको आ ही नहीं रहा है हमको नहीं आ रहा मम्मी, हमको नहीं आ रहा है, निकाल जल्दी निकालो K की वैल्यू, नहीं तो मार खाओगे अभी। गूगल में जॉब चाहिए किसी को वर्क फ्रॉम होम, दीपक पढ़ लो, गूगल पे ना बेटा झाड़ू पोछा का काम नहीं रहता है, और तुम वर्क फ्रॉम होम गलत कह रहे हो, होम टू होम वर्क है कि पहले इसके घर झाड़ू पोछा करो, फिर उसके घर पे करो, फिर उसके घर पे करो जल्दी। तो अब देखो बेटा फटाफट I इंटू आर ए बी अपॉन लंबाई AB कितना 1 मीटर, I का मान कितना आ जाएगा, तो I इस परिपथ में बहने वाली धारा पूरी की पूरी धारा बेटा यहीं बहेगी, इधर नीचे कोई धारा नहीं जाएगी, नल पॉइंट है तो नीचे इधर, है ना, इधर इधर इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, ठीक है, जो धारा इधर से आएगी वो इधर चली जाएगी, जो धारा इधर से आएगी वो इधर। सर इसमें क्यों नहीं जा रही, हमने कहा देखो इसमें इसलिए नहीं जा रही है, यहाँ पर धारा कितनी है I बराबर 0, यहाँ पर धारा 0 है, तो भाई इधर धारा 0 है तो इधर भी धारा 0 ही जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितनी धारा घुसेगी इतनी वहां जाएगी, यहाँ से जितनी धारा घुसेगी 2 रास्तों से होकर उतनी धारा यहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जाने वाली धारा 0 है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, तो यहाँ पर भी धारा कितनी होगी 0, इसमें कोई धारा नहीं होगी, ठीक है। तो जो धारा ऊपर से आएगी, जो धारा ऊपर से आएगी वो इसमें मतलब आएगी ही नहीं ऊपर, यहाँ से जो धारा आ रही है I वो पूरी की पूरी इसमें चली गई, तो I का मान हम लिखेंगे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, प्रतिरोध बेटा यहाँ ना तो आंतरिक प्रतिरोध है ना कोई परिवर्ती प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो ये RAB ही हो गया सीधा। तो I इज इक्वल टू 10, RAB का मान कितना दे दिया था इन्होंने, ये 10 ओम दे दिया था, कितने अच्छे है। तो I का मान कितना आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, RAB कितना है 10 ओम है, 10 ओम, ये कितना एक, तो विभव प्रवणता K का मान 10 ओम ही आ गया, विभव प्रवणता का मान कितना आ गया बेटा 10 ओम ही आ गया,
ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमको इसमें चाहिए, तो देखो हम लिखेगा VAN बराबर होना मांगता है किसके, VPQ के बराबर होना मांगता है VCD के, सब समांतर में। ठीक है, ये नल पॉइंट है, यहाँ से धारा इधर नहीं जा रही, 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 इसका मतलब A का और P का विभव सेम, यहाँ से धारा इधर नहीं जा रही मतलब C का और Q का विभव सेम। तो इसमें धारा नहीं है, अगर दो बिंदुओं के बीच में धारा नहीं है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट दीस टू पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब N और Q के बीच में भी कोई धारा नहीं है, इसका मतलब है N और Q भी बेटा सेम पोटेंशियल पर है। ओके, तुम पागल है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया ANPQ। ठीक है, ए पॉइंट का और पी पॉइंट का विभव कैसा भैया, सेम ही है, ए पॉइंट का पी पॉइंट का विभव सेम, एन पॉइंट का क्यू पॉइंट का विभव कैसा होगा, सेम होगा, और ये तो आपको पैरेलल में दिख ही रहा है, पैरेलल में दिख ही रहा है। तो VAN का वैल्यू अपन क्या लिख सकता है, VAN, तो VAN इज इक्वल टू K इंटू संतुलन बिंदु की लंबाई, PQ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकता है, E माइनस IR, नीचे वाला E माइनस इसमें IR, इसकी करंट है ना, इसमें ये तो क्लोज है ना बेटा, धारा इसमें बहेगी इसमें, क्योंकि देखो ये बंद परिपथ है ना, इसमें ऐसे ऐसे करके इस परिपथ में धारा यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, धारा पूरी लौट आएगी। गैलन मीटर में धारा 0 है, नल पॉइंट है, सवाल में बोला गया यहाँ धारा नहीं जाएगी, यहाँ से जो धारा निकलेगी वो वापस लौट के यहीं आएगी। तो P और Q सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, PQ इज इक्वल टू E माइनस IR। और मास्टर साहब बढ़िया, PQ नहीं है ये VPQ है पगलू, VPQ। अब V क्या, CD, VCD IR। तो हमको क्या निकलवाना है, पहले तो हमें I ही नहीं पता है, पहले तो हमको I नहीं पता है, तो देखो हम ये निकल लेते हैं VAN, इसका मान कितना है, K का मान कितना है 10, VAN कितना आ गया, VAN K का मान आ गया था 10 और X का मान कितना है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर बोले तो ये 4 वोल्ट। ठीक है, तो VAN और VPQ बराबर है, इससे मिलेगा, हाँ VAN और VPQ